आज जिस रियासती हुकूमती खौफ का, जबर का, दहशत गर्दी का मैं मुजाहरा करके आ रही हूँ, वो मेरे लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, वो इस जाली और सेलेक्टेड हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। आज जिस तरह पुरअमन और निहत्ते कारकुनों के ऊपर जिस तरह पत्थर बरसाए गए, स्प्रे किया गया और जिस तरह उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई, जिससे हमारे मुतअद्दिद कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनके सर फटे, उनको चोटें आई हैं, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। और साथ ही साथ मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को, मुस्लिम लीग नून के उन सपोर्टर्स को जो मेरे साथ इजहार यकजहती करने, मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में, मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो आज उस जबर का सामना करते हुए वहाँ खड़े रहे, मैं उनको मीडिया की वसातत से सलाम पेश करती हूँ। और आज मैंने पहली दफ़ा ये मुजाहरा देखा है कि एक तरफ से पत्थर आ रहे हैं, आपको एक नैब गर्दी का सामना है, आपके ऊपर आंसू गैस और वो पानी से वो हो रही है, लेकिन कारकुन खड़ा रहा, कारकुन हिला नहीं। तो मैं खराजे तहसीन भी पेश करती हूँ, सलाम भी पेश करती हूँ। और जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत याब करे। और राना साहब अभी फरमा रहे थे कि जिन कारकुनों को अरेस्ट किया है उनको इंशाअल्लाह ताला उनकी जो लीगल मुआवनत है वो भी पार्टी करेगी और उनकी खबरगिरी भी करेगी। इसके साथ साथ मैं अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अनसंग हीरोज़ होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जब मेरी गाड़ी नैब के नज़दीक पहुँची तो मुझे नहीं पता था कि उस साइड पे अवाम का एक समंदर है। मैं नहीं जानती थी क्योंकि मुझे गाड़ी में से नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई और उससे मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ज़रा दूर दूर हट गए। मेरी गाड़ी बिल्कुल अकेली खड़ी थी, तनहा खड़ी थी। इसी असना में सामने से, नैब के दफ्तर के सामने से, बिल्कुल सामने से, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे उसके पीछे से, सामने से नहीं उसके पीछे से, बैरिकेड्स के पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। और इसके अलावा भी उसकी छत पे पता नहीं कहाँ से वो पत्थर आए। मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स फिर भी बिल्कुल, उनके पास कोई शील्ड नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, वो मेरी गाड़ी के आगे खड़े रहे। तो मैं उनको भी खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे पे नैब ने अगर मुझे बुला ही लिया था, अगर एक मुज़िका खेज़ इल्ज़ाम तो लगाया नहीं, ये मेरे पास उनकी प्रेस रिलीज़ पड़ी है, ये सॉरी इनकी जो कॉल अप नोटिस है ये पड़ा है, ये मुझे परसों मौसूल हुआ है, परसों। और मीडिया के ज़रिए बड़े चालाकी के साथ बग़ैर ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ लाए हुए मीडिया को इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की और ये इशारतन ये कहने की कोशिश की गई, जो रंग उसको मीडिया पे दिया गया नैब की तरफ से अनऑफिशियली, कि शायद कोई ज़मीन है जो मैंने सस्ते दामों ख़रीदी है और उसमें कोई शायद मैंने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। तो ये है नैब का कॉल अप नोटिस, इसकी आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेरे पे एक इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। एक सेकंड ज़रा सुनिए। द इंक्वायरी कंडक्टेड सो फार revealed that you have purchased land in फलां areas, मोज़ा सुल्तान के, मोज़ा मल, लखोवाल and मोज़ा बदो की सानी, district Lahore, and in this regard you
are required to provide details of the following: details of land acquired, purchased in each of the MOZA, year-wise breakup, sources of funds जो कि already उनके पास हैं, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land if any, वो जानते हैं कि मैंने land की sale नहीं की, provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes. ये नोटिस है, इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है, उसको बहुत वेग रखा गया है क्योंकि मुझे बुलाना मकसूद था, और अब मैं ये कहने में हक बजाने हूँ कि मुझे बुलाने के पीछे, इस वेग से नोटिस के पीछे जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुँचाना मकसूद था, क्योंकि आज मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा। परवेज़ रशीद साहब मेरी गाड़ी में थे और उन्होंने मुझे, जब वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शुक्र करो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटे नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगते, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। तो मैं इस चीज़ को कैसे कंस्ट्रू करूं, इस चीज़ का मैं क्या मतलब लूं, ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन क्लियरली अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। पंजाब पुलिस जनरली ये नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वहाँ से वो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने जल्दी, क्योंकि गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना ली और एविडेंस के तौर पे उसी वक्त उन वीडियोस को मैंने ट्वीट कर दिया। परवेज़ रशीद साहब का कहना है कि अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते, और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी, या जानी नुकसान पहुंचता या मेरी हेड इंजरी हो सकती थी जिसमें मैं अभी अस्पताल में शायद पड़ी हुई थी। मैं अब वो कहना नहीं चाहती। तो जिस इंतकाम गाह से मैं अभी आ रही हूँ उसकी हैसियत तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू किया कि आप अनऑफिशियली कि आप वापस चली जाएं, मैसेजेस आने शुरू हो गए इधर उधर कि मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। मैं नैब के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना मुझे बुलाया है एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब हैं, मुझसे ले लें। कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगी हमने बुलाया था वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई। मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे। और राना साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, तो वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज इशू की और कहा कि आज मरियम नवाज वापस जाएं, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो गई है। सवाल वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ सवाल करने वाले का कोई किरदार हो। नैब के किरदार मुझे तो बहुत पहले से पता था, नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले से पता था, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत पहले से पता था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत पहले से पता था, हमजा शहबाज को बहुत पहले से पता था, साद रफीक साहब को बहुत पहले से पता था, और भी हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनको जो नैब गर्दी का निशाना बने वो भी सब जानते थे। लेकिन नैब के इन हथकंडों पर मोहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फैसलों के जरिए लगा दी। हाई कोर्ट के जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने फैसलों और रिमार्क्स के जरिए लगा दी, और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इस हैसियत का, इसमें तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज़्यादा पासदारी होगी।
क्योंकि नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद, इन फैसलों के बाद और इस दहशतगर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। नैब को तो अब खुद जवाब देने कि उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा, पाकिस्तान के एक्सचेकर का पैसा उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग में क्यों उसका बेदरेग इस्तेमाल किया, क्यों नैब ने उस पैसे के जरिए मुखालिफिन की जोड़ तोड़ की, सियासी जमातों की उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हुकूमत की मदद की। अभी मीर शकील और रहमान साहब का आप केस ले लें। एक वजीर मौसूफ फरमा रहे थे कि मैं इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि मीर शकील और रहमान साहब को छोड़ दें। तो मीर शकील और रहमान साहब को, जिनको 140 दिन हो चुके हब्से बेजा के अंदर, उनको क्या इमरान खान साहब ने पकड़ा है? उनको तो नैब ने पकड़ा है। और क्या इमरान खान के कहने से वो नैब उसको छोड़ देगी? तो ये हालत ज़ार है नैब की, जिसमें मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और उनका असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए। नैब का असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। और अब उनका ये असूल है कि दहशतगर्दी नैब की तरफ से सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आज पूरी दुनिया ने जैसे देखा कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। तो बड़ा घिनौना किरदार है नैब का, जितनी उस पर बात की जाए कम है। लेकिन बात यह है कि ये मेरे पे पहला दूसरा मुकदमा नहीं है, ये मेरे पे तीसरा मुकदमा है। और अगर पहला मुकदमा इतना अच्छा था तो फिर दूसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर दूसरा मुकदमा इतना मजबूत था तो तीसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला भी ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया, तीसरा जो है उसका भी वही अंजाम होगा जो पहलों का हुआ, यानी कि कुछ नहीं। एक इंकशाफ आज मैं यहाँ कर दूँ कि जिस रेफरेंस के अंदर या जिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्होंने मुझे पिछले साल पकड़ा था नैब ने, और तकरीबन 60 दिन में उनकी मेहमान रही थी, पहली पाकिस्तान की 72 साल की हिस्ट्री में पहली खातून सियासतदान जो नैब की मेहमान रही है। और उस वक्त उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि मुझे कहाँ रखें, क्योंकि उनके पास ख़वातीन को रखने का कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो जिस मुकदमे में मुझे पकड़ा गया, क्या आप जानते हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि वो रेफरेंस 1-1.5 साल के बावजूद आज तक नहीं बन सका। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मुझे 60 दिन रखा और सवाए इन्वेस्टिगेशन के वहाँ सब सवालात मुझसे पूछे गए, मुझसे पूछते रहे। वो बहुत इंटरेस्टेड थे मेरी ज़िंदगी में, तो मुझसे पूछते रहे कि मुस्लिम लीग नून तो बहुत बड़ी सियासी जमात है, वहाँ आपकी कितनी से है, मुस्लिम लीग नून में मशावरत का क्या अमल है, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, आप कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है। पोलो कोएलो के ऊपर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं, मुल्की सियासी मंजरनामे पर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं। अगर नहीं पूछा तो मुकदमे के बारे में चीज़ें नहीं पूछी। और वो मुझे समझ आती है कि 2018 में जब मुझे अरेस्ट किया, क्यों किया? इलेक्शन आ रहे थे, नवाज शरीफ को अरेस्ट करना और मरियम नवाज को अरेस्ट करना तो ज़रूरी था, उसके बगैर तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता था। वो धांधली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। समझ आ गई मुझे तो कोई उसमें शक ही नहीं था कि मुझे क्यों पकड़ा उस वक्त।